हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं अभी कुछ वीडियो बना रहा हूँ और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, अरे भाई क्यों कहानियाँ सुना रहे हो। सर, मैं कहानियाँ सुनाता रहूँगा जब तक गलती करोगे, कहानियाँ सुनते रहोगे। अदरवाइज इनसे बोलो जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं या न करें। यही किया है इन 35-36 साल से और अभी वही कर रहे हैं कोर्ट में सब कुछ क्लियर होने के बाद। अब मैं चलता हूँ आगे। एक लेटर तो लिखा एआई पार्क ने, डीएफएस को लिखा था पहले। उसका लेटर में कोई गलती नहीं थी, हमने उसको अप्रीज किया था। और फंड थ्योरी को छोड़ करके वो रेगुलेशन 11 की बात कर रहे थे। रेगुलेशन 11 की बात तो इन्होंने अपने जो पैराग्राफ 9 में यहाँ भी की है, लेकिन क्या कहा है वो भी है। और दूसरा, उनसे पहले लगभग ये इन्होंने लेटर लिखा 16 तारीख को, और उसी के आसपास लेटर लिखा कहीं धर्म सिंह जी ने। धर्म सिंह जी तो मैंने बता दिया कि पूरा का पूरा कहानी उनने ऐसा हिसाब किताब मंगाया पेंशन फंड का, कितना पेंशन फंड है, कितना बनेगा, क्या नहीं बनेगा, और कितने पेंशनर हैं, और सारी मतलब हिसाब किताब लगा करके सारा रख दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। कि सुप्रीम कोर्ट में जिस लेवल पे हमारा केस पहुंच गया है, उस जगह पर आप फंड की बातें करना बेईमानी है। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जब तक इमेज वहीं से बनती है, जब तक हम फंड का हिसाब किताब नहीं देंगे, तब तक इमेज की बनेगी, वहीं से बनेगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ ने फंड की कोई भी बात नहीं की है, और वहां जो बात हुई वो किसी ने पढ़ाई नहीं जजमेंट, और उस जजमेंट का सहारा लेकर के इनको जगह जगह से आईबीए तोड़ रहा है और यूएफबी तोड़ रहा है, और उसका प्रॉपर जवाब नहीं है इनके पास। 16 तारीख को फिर लेटर लिखा एआई पार्क ने। भाई एआई पार्क की अंग्रेजी तो अच्छी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और 35/1 में ओरिजिनल में क्या था और उसमें क्या था, बार बार कहते रहो, बात तो एक ही है। बहुत अच्छी बात है, बताओ, आपने बताया, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को आपने बता दिया। आपका 9 नंबर जो था एआईबी पार्क के में, आचार्य साहब और सरकार साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर थोड़ा बताओगे कि आप अच्छा खासा चोट खाने के बावजूद, क्योंकि आप मेन पार्टी हो उसमें, इम्प्लीड पार्टी हो आप केस में, और आप इस प्रकार बातें करोगे, तो क्या आप चाहते हो कि मतलब फंड की मुद्दा उठाया जाए जो आपने उठवाया था शुरू में? बिल्ली के भाग से छीका टूट गया कि मतलब क्या जा करके रेगुलेशन पकड़ लिया। अब मैं तो आप समझ नहीं, अब ये धर्म सिंह जी की कहानी, क्या आप धर्म सिंह जी दोनों मिल गए हो क्या? कि फंड की थ्योरी मुश्किल से मतलब इसको बंद करना शुरू किया था, और फिर मतलब उठा उठा करके आप लाख ले करके आ रहे हो यहाँ पे। और धर्म सिंह ने कमाल ही कर दिया, उन तो अनुमान भी लगा लिया, 10-10 हज़ार रुपये सबकी बढ़ती है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है, जैसे मतलब इनके हिसाब से चलेगा सब कुछ ठीक है। इनको मैंने बता दिया। अजीब गरीब चीज़ तो जब हुई एआईबी पार्क ने, क्योंकि ये इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जब इंग्लिश लिखने बैठते हैं तो उस समय मुद्दे को भूल जाते हैं, और उसमें आसमान में उड़ते हुए और उसके ऐसे ऐसे वर्ड लेकर के आते हैं तो आम आदमी समझ ही नहीं सके। अब सर मैं तो नहीं समझ पाया आपके पैरानाइन को, ना तो इंग्लिश समझ पाया और ना आप मैं नहीं समझ पाया कि आप फंड के पीछे क्यों पड़े हो। सर ये बताइए हमें। तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई ये फंड का मैटर नहीं है, रेगुलेशन का मैटर है, और आपने जब जवाब दिया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को, तो सर उस चीज का देते ना सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है। आप अपनी ओर से गीत क्यों गा रहे हो कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो एनीवे। अब इनका 9 नंबर, The Honorable Finance Minister has been very kind and sympathetic to our grievances of not being granted updation of pension despite pre-existing provision। यानी प्रोविजन होने के बाद भी आपने हमको अपडेशन नहीं दिया, इस बात के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। मैं तो अब लाइन का ये अर्थ निकाल रहा हूं, अब मुझे पता नहीं था अब इस लाइन का आप क्या अर्थ निकालते हो। मेरा सीधा सीधा है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप बड़े दयालु हो और बड़े सहानुभूति पर काम करने वाले हो। 2 आवर की हमारी जो ग्रीवेंसेस थी ऑफ नॉट बीइंग ग्रांटेड, मतलब हमारे ग्रांटेड को ग्रांट नहीं किया, क्या पेंशन अपडेशन प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन होने के बाद भी आपने हमारे लिए हमारा अपडेशन नहीं किया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके आभारी हैं, हम आपको थैंक देते हैं। मेरी अर्थ तो ये निकल रहा है सर पहले लाइन का। अब मुझे पता नहीं आचार्य साहब कि आपने जिस व्यक्ति ने लिखा है ये लाइन, वो इस अर्थ का क्या मतलब निकलता है, हो सकता है अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप दूसरी बात, चलो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अवर ऑफिशियल मीटिंग विद हर, सी हैज एम्फसाइज
उसके मीटिंग होने से, यानी उसके ऑफिशियल मीटिंग ली थी आपने किससे? विदहर। अब विदहर में आप डीएफएस में इस समय जो सेक्रेटरी हैं वो मैडम बैठी हैं, तो उनके साथ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ दो ही हैं। सी हैज एम्फसाइज दैट द गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू द अपडेशन, कि गवर्नमेंट को अपडेशन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपसे कहा ऑफ पेंशन बैंक पेंशनर प्रोवाइड द बैंक डू नॉट डिमांड मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे। सर मैडम ने आपसे ये कहा और मैडम ने आपको जवाब दिया कि बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे, और आपका जो जवाब आया, मैडम को जो जवाब दिया आपने, वो मैं पढ़ूंगा नीचे। सर समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में मैडम ने ऐसा सबसे कहा था क्या? क्या मैडम कह सकती है इस बात को, ये मतलब क्या रिटायरीज पेंशन संगठन से? अरे ये बात मेरे ख्याल में यदि जो आपके जो सीएमडीज हैं, चेयरमैन हैं बैंकों के, उनसे ये कहें तो बात समझ में आती है, आपसे कहेगी इस बात को? और फिर आप होते कौन हो आप बैंकों से ये कहने वाले भैया वहां से पेंशन लिया, पैसे मत मांगो? तो आपने ये नहीं बताया मैडम को कि मैडम ये हमारा काम नहीं है, ये तो केवल स्टेटरी बॉडीज का काम है, और उनके लिए हमारा जो रेगुलेशन है उसमें ऑटोमेटिक प्रावधान है उसका, दे विल प्रोवाइड मनी। नहीं, आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं, आपने और कुछ कहा। आपने क्या कहा सर इधर से, कि मतलब इधर हम जो है जो रात और दिन कह रहे हैं कि आपके जो रेगुलेशन है 5 से लेके 11 और प्रोबेबली 11 जहां एक्चुअली कैलकुलेशन के आधार पर पैसा मिलेगा, आपने उनको उद्धरण करते हुए और बड़ी चालाकी से आपने कहा वी हैव क्लैरिफाइड दैट पेंशन इन बैंक्स इज पेड आउट ऑफ द सेल्फ सस्टेनिंग पेंशन फंड्स। जो पेंशन फंड्स हैं वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज, और इसी काम के लिए बने हैं। इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 5 और 11, ठीक है, 5 और 11 का उदाहरण दे दिया आपने। एंड देयर इज ए ह्यूज कॉर्पस ऑफ, सर क्या कहना चाहते हो आचार्य जी? मतलब आपके पास पेंशन फंड का एक ह्यूज कॉर्पस है, आप अपने सिनॉप्सिस में 4,27,000 बताते हो, यहाँ 4,57,000 बताते हो, और बहुत पैसा पड़ा हुआ है आपके पास। आचार्य जी पता है किसका पैसा है ये? और जब आपको बोल दिया कि आपका काम ही नहीं है फंड से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, आप 4,57,000 को 16 मार्च को एक लेटर लिखते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को, कि हमारे पास 4,57,000 करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है। अरे सर यही कहानी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में गवाई थी, आपके वकील साहब यही तो कह रहे थे, और वही का आप 16 तारीख को कह रहे हो और 9 तारीख को आपकी सुनवाई है। इसके बावजूद भी आपको स्पष्ट बता दिया कि रेगुलेशन है और रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट करना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं। सर क्या कहना चाह रहे हो अब कि 4,57,000 करोड़ का फंड है आपके पास? आप चाहते हो कि मतलब इस चीज को और सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, और मतलब क्या ना उसके बाद एक और एक्चुअली कमेटी बिठा दी जाए जो पहले 2022 में बैठी थी, और मतलब इस मामले को लुढ़का दिया। किससे मिले हो सर आप लोग उसके बाद? और इस सूचना को, इस कम्युनिकेशन को आप स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कर रहे हो, और वो भी जब आपका कुछ दिन के बाद सुनवाई होनी है। हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द एडिशनल कॉस्ट ऑफ अपडेशन, और इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि कितना ही एडिशनल कॉस्ट ऑफ अपडेशन की जाओ सबको आत्मसात कर लेगा। सर क्या कह रहे हो, मेरे समझ में बात नहीं आई है। मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ अपडेशन की है, इसकी सारी इतनी बड़ी कैपेसिटी है, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। आचार्य साहब एक बात बताइए कि मान लीजिए 4,57,000, आप मान लो 10 लाख करोड़ का फंड है आपके पास, तो क्या आपको पेंशन अपडेशन अलाउड है, अप्रूव्ड है, मिल सकता है? आप मान लो 20 लाख करोड़ है आपके पास फंड पड़ा हुआ है, तो क्या आपको ये कैपेसिटी हो जाती है, आपको ये अनुमति मिल जाती है, आपका पेंशन अपडेशन हो जाएगा? कि उसके लिए कोई रेगुलेशन की जरूरत है? जब रेगुलेशन की जरूरत है तो रेगुलेशन में सब कुछ है, उसके अनुसार पेमेंट नहीं हुआ है, उसका अपडेशन हुआ उसके अनुसार, तो सर बताओगे आपने ये क्यों, मतलब ये इस प्रकार का लेटर क्यों लिखा आपने, और वो भी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को? एब्जॉर्ब विदाउट एनी बर्डन टू द बैंक, मतलब आपने ये मान लिया कि मैडम आप अपडेशन कराइए, हमारे पास बहुत पैसा है, सब लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब बैंक आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, मतलब गारंटी देके आ गए आप। आचार्य साहब क्यों यार इस केस का सत्यानाश कर रहे हो? आप रिटायरीज संगठनों के ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पास लोग हैं, आप उसकी एराज में इम्प्लीड पार्टी हो,
क्या यही काम करोगे क्या कि मतलब ये आप मिले भई हो कि मतलब कैसे भी करके इस केस को मतलब डाल दिया जाए कमेटी के पास और अपडेशन नहीं हो? भाई इससे तो यही लगता है आप तो जबरदस्ती जाके फंस गए, जज साहब ने फंसा लिया कि रेगुलेशन है नहीं, आप तो काम कर रहे थे और उसी लाइन पे चल रहे हो आप, और आपकी जितनी भी टीमें इसी लाइन पे चल रही हैं और इनको बुरा लग रहा है कि इसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। सर मैं तो समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हो आप लोग। मतलब केस कहीं जा रहा है और आप कहीं बात कर रहे हो, वही फंड की थ्योरी। एक बात बता दूं आचार्य साहब, आपके इन मिसडीड से यदि कोई उल्टा सीधा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आप 8 लाख पेंशनर्स का गुस्सा झेल पाओगे। या तो समझ जाओ, और नहीं समझते हो तो बहुत बुरा हाल है। आप मतलब गारंटी दे करके आते हो मैडम को, पता नहीं कौन सी मैडम को, कि नहीं नहीं मैडम आप चिंता मत करो, आप पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी फंड है, काफ़ी बहुत फंड पड़ा हुआ है। मतलब आपको अनुमति मिल गई कि फंड पड़ा हुआ है तो आपको मतलब क्या दो, और फंड जब खत्म हो जाए पेंशन बंद कर दोगे। कुछ पढ़ाएगा आपने रेगुलेशन में, इर्रिवोकेबल फंड है वो, बैंक उसका प्रावधान करेंगे। आप जैसे लोगों ने ही अब तक पेंशन अपडेशन नहीं दिया, और आपका गीत गाने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, ये मुझे पता है ये कौन कौन है, आकर के लम्बा लम्बा वो फेंक रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया। सर आपने कुछ नहीं किया है, आपने वही गीत गाए जो गाते रहे और समस्या को और उलझा दिया, और आप फिर वही फंड की थ्योरी गाने लगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।